हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका अपना आज थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन कुछ टॉपिक्स का जो हमारे पास है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट लूप। करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, और ये टॉपिक हमारा रह रहा था इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन करंट कैरिंग लूप के कारण जो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे हमें डिस्कस करनी है, वो कैसे ड्रॉ होगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। क्योंकि हमने जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस किया था, सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल भी है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को जब हम एक साथ मिलाते हैं, एक साथ रखते हैं उनको उस कंडीशन में, तो वहां पर जैसे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करता है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्या ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर सकता है, या क्या आप इसको मैग्नेट डायपोल की तरह कंपेयर कर सकते हो, बार मैग्नेट की तरह कंपेयर कर सकते हो, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देन जो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है अपने ऑर्बिट में, जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड, तो आपको पता होगा उस इलेक्ट्रॉन से जो बनने वाली करंट है या उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण जितना भी वहां पर डायपोल मूवमेंट बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन होगा बाय यूजिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हमारे सिलेबस में है और उसको हम अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और पॉसिबली आज के लेक्चर में सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक के साथ यहां पर आपके सामने होंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जितना अच्छे से हो सकेगा उतना अच्छे से हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो हम यहां पर आप देख सकते हो, और मैं आपके लिए जो वन शॉट वीडियो है उसकी भी तैयारी कर रहा हूं, वो भी आपको मिलेंगे, और पूरे एक लेक्चर के अंदर जितना चैप्टर होगा उस पूरे कंप्लीट चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल्स, उसके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, और उसके बाहर से आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसको पहले तो हमें ये ड्रॉ करना होगा कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप किस तरीके से हमें यहां पर बनाना है। तो देखो, हमारे पास जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपके सामने कोई डायरेक्ट सर्कुलर लूप बना लेता हूं, तो सर्कुलर लूप तो आपके सामने ऐसे बनेगा, ये आपके सामने एक सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, ये आप कंसिडर कर लो, ठीक है, इस कलर में सही रहेगा। तो यहां पर ये आपने जो सर्कुलर लूप कंसिडर किया है, इस लूप के अंदर इस किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगी, किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ यहां पर करंट फ्लो होगी आपके सामने। और जैसे ही करंट फ्लो होगी, तो आपको बताया था कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वो आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम देखें, तो इसके सेंटर पर बात करें, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसे? आपने अपने फिंगर्स को सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की करंट की डायरेक्शन में रोटेट किया, तो आपके पास जो थंब की डायरेक्शन है वो इसके अंदर, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपके सामने हो गया। तो ठीक है, ये तो लेकिन केवल सेंटर की बात हो रही है, हमें तो पूरे लूप के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए कि इसमें फ्लो होने वाली करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी। तो देखो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बनाता हूं आपके लिए, और ये जो करंट कैरिंग लूप है वो इस तरीके से यहां पर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। अब ये जो लूप है ना आपका,
ये थोड़ा इंक्लाइन रखा हुआ है ऐसे, इसको तो आप सामने से देख पा रहे हो बिल्कुल एकदम इस तरीके से, लेकिन अगर मैं इसी को जो मेरी पाम है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं तो कैसा दिख रहा है, वो ये वाला सर्कुलर करंट कैरिंग लूप दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर जो आपके सामने करंट जो फ्लो हो रही है वो इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है कि यहां से करंट अंदर जा रही है और इधर से वापस निकल के आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर ऐसे वापस निकल के आ रही है। आपको इस तरीके से देखना है इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को। तो यहां पर मैं पहले कंप्लीट पूरा लूप कंसिडर नहीं कर रहा एक बार के लिए, मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं केवल इतना सा पार्ट, छोटा सा पार्ट कंसिडर करना है। अगर मैं इतना सा पार्ट अगर केवल कंसिडर कर लेता हूं तो यहां पर इसके कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो कहां, इनसाइड जा रही है, इस जो ये अपना मार्कर पेन है इसकी तरह इनसाइड जा रही है। तो इस वायर के कारण, एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लीनियर वायर है इस वायर के अलोंग, लीनियर वायर में करंट की डायरेक्शन के अलोंग मैं अपना थंब रख लेता हूं और ये इस तरीके से हमारी करंट कैरिंग लूप के इस पार्ट के कारण हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इस तरीके से। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैं इस एरो से बता रहा हूं। फिर अगर हम थोड़ा और बड़ा अगर यहां पर इसको बनाएं तो ये और बड़ा इस तरीके से, ये आपके पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण इस छोटे से स्मॉल पार्ट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं इस पार्ट के कारण अगर बनाऊं तो इस पार्ट की वजह से, तो यहां पर देखो अब ये करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो मुझे इस थंब को करंट की डायरेक्शन में रख के ये पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारे पास। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सर्कुलर लूप है, हम अगर पूरे लूप की एक साथ बात करें, अगर लूप है तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को करेंगे और थंब विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, जो कि मैं यहां पे बात कर रहा था। अगर कोई छोटा सा पार्ट है जो कि स्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, या फिर हमारे पास कोई कंप्लीट स्ट्रेट वायर है, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हो, थंब जो है अब वो करंट की जगह आ जाएगा और आपकी जो फिंगर्स जो रोटेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अलोंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी, जिसको आप राइट हैंड थंब रूल बोलते हो। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इस चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फिर से यहां पर इस तरीके से बनेगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपका यहां पर इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। फिर अगर और बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको बनाते जाता हूं अगर, तो ये सर्कुलर, तो ये सर्कल तो ऐसे बनता रहेगा, ये सर्कल तो ऐसे ही बनता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। और इसकी रेडियस इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर हम इस सर्कुलर की जो ये है इसको हम पूरा कंप्लीट नहीं बना सकते, सर्कल बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। और सेंटर से यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, और इसको मैंने ऐसा दिखाया कि इसके अंदर से, इसके पीछे से नीचे की तरफ जा रहा है। ये आपका सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका हो गया। अब इसका अगर परफेक्ट डायग्राम अगर मैं आपको बताता हूं तो इसका परफेक्ट डायग्राम यहां पर है, आपके सामने है, ये रहा, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग हो गई इस तरीके से, और ये इस तरीके से इंक्लाइन फॉर्म में पड़ी हुई है इस तरीके, ओके। और अब ये जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन, आपको थोड़ा सा नोटिस करने लायक बना देता हूं, ये करंट की डायरेक्शन है यहां पे, ये करंट की डायरेक्शन है यहां पे, ठीक है। इसके अंदर से इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। तो अब देख लो ये यहां पे क्या बना हुआ है, दो सर्कल जैसे बने हुए हैं और यहां पर भी बने हुए हैं, और फिर ये जो सर्कल की रेडियस है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है, और बीच में से सेंटर में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो बिल्कुल यहां पर स्ट्रेट है अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस लूप। छोटी सी बात है, ये आपको प्लॉट करना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो
डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन के साथ में ये पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स में डेरिवेशन दे दे, 1 मार्क्स में, हाफ मार्क्स में ये दे दे, 2.5 में वो दे दे तो हाफ में ये दे देगा, तो ये आपको आना चाहिए। और अलग से 1 मार्क्स क्वेश्चंस में भी आ जाता है कभी कभी, तो आपको ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा होता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास आगे, जैसे कि हमने सोलेनॉइड की बात करी थी, अभी बताया था मैंने आपको, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने के लिए भी इनकी हेल्प चाहिए, इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके आगे, हमारा जो नेक्स्ट एक बड़ा टॉपिक होगा इसके बारे में। ये तो छोटा सा टॉपिक था, बचा हुआ था उस दिन का, तो हमने यहां पर इसको कर लिया है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, कि जो हमने करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम यहां पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड डायपोल का भी वैसा ही आता है? तो ये हमें प्रूव करना है। तो टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू सर्कुलर लूप के कारण जो फाइंड आउट की थी, वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें डायपोल के कारण भी मिलती है क्या? क्या दोनों की सेम आती है? ये प्रूव करना है। स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां से। तो देखो आपके पास जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ये आपके पास लूप है सर्कुलर करंट कैरिंग। इस लूप की यहां पर ये एक्सिस आपके पास, ये एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पर यहां से, इस सेंटर से डिस्टेंस x पर आपके पास कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये आपको पता करनी है। और यहां पर ये R इसकी रेडियस है, ठीक है। तो आपके पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट ये होती है कि आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लूप। अब कंडीशंस क्या, वो सब आपको पता है कि ये इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से डिस्टेंस x पर है, ठीक है। तो यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हमने डेराइव की थी उसको याद रखने की जरूरत है आपको, और वो होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये वाली जो केस है ना, ये हमने यहां पर x पॉइंट पे किया है ना। तो ये याद रखना, इसके सेंटर पर क्या होता है, सेंटर पर ये चीजें सब कुछ कट के म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाता है। तो इतना सा आपको याद रखना है। और यहां से जब एक बार आपने शुरुआत कर दी, उसके बाद ये चलता रहेगा अपने आप। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं, जब भी हम किसी भी डायपोल के कारण, हम यहां पर देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का हमारा कैलकुलेशन करी हुई है, तो उसकी एनालॉजी हम यहां पर काम में लेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल में आपके पास जो डायपोल की जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है 2a आप कंसिडर करते हो, ठीक है। लेकिन जो एक्सिस पर जो पॉइंट x होता है, दैट x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दिस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। इस r से ये x बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इस चीज को आपको यहां पर कंसिडर करके पहले ही चलना होगा, ठीक है। तो हम यहां पर इसको काम में लेते हैं। तो हमारे पास b इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर कंपेरिजन में आर स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां पर आप एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 करते हो, और जब एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 करते हो
तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और यहां पर बचता है एक्स क्यूब। तो मैं यहां पर डायरेक्ट इस जगह पे क्या लिख देता हूं, एक्स क्यूब लिख देता हूं। ठीक है, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा, एक्स क्यूब आ गया। ओके, अब हमारे पास एक चीज और है, क्या, मल्टीप्लाई बाई पाई एंड पाई। हमने न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को हमने पाई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो इस कंडीशन में हमारे पास देखो, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है तो उसके साथ ही हमारे पास ये एक ऐसी फिगर बन गई है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जिसको आप एक अलग तरीके से काम में ले सकते हो। कौन सा अलग तरीका, आप इसको काम में ले सकते हो, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू ए फॉर एरिया, और यहां पर 2x क्यूब, यहां पे 2x क्यूब। तो ये आपके सामने क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब आपको आगे से आगे इसके काम करना है, क्या, कि आपको पता है यहां पर I इंटू ए अगेन इज अ न्यू कॉम्बिनेशन एंड विच इज नॉन एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। ये इस लूप के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, और यहां पर एक जो नीचे पाई बचा हुआ है वो पाई तो यहां पे लिखना ही है अपने को, वो पाई यहां पे लिखना होगा, ये ध्यान रखना इस बात का। तो आपके पास ये आ गया B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, 2 पाई एक्स क्यूब। अब यहां पर मैं एक काम और करता हूं थोड़ा सा, क्या, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास एक बहुत अच्छी टर्म बनेगी, वो ही बनेगा म्यू इंटू 2m अपॉन 4 पाई इंटू एक्स क्यूब। ये जो टर्म बनी है ना, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार टर्म है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। ये देखना, इसको याद रखोगे, हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, वहां पे आपको मैं कंपैरिजन बताऊंगा इन दोनों का। देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ये आपके पास यहां पर इक्वेशन नंबर 1 लेके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो कि हमें कंपेयर करने के काम आएगा। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारे पास डायपोल थे, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, और यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इसके ऊपर E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एक्सियल पॉइंट की वैल्यू। तो वो आप करोगे यहां पे K इंटू 2P अपॉन आर क्यूब, और अगर आप इसको K की वैल्यू अगर आप रख देते हो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। अब आप यहां पे कंपेयर करो, क्या, कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पे कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। जो आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वो यहां पे कन्वर्ट हो गया किसमें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में। जो आपके पास यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो यहां पे कन्वर्ट हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में। और यहां पे दो सेम है, यहां पे डिस्टेंस r थी, यहां पे डिस्टेंस x है, वो तो सब सेम है। तो जब आप इनको पूरे को कंपेयर कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल भी यही आता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो कोई डायपोल मैग्नेटिक डायपोल होता है, अगर इस तरीके का आप मैग्नेटिक डायपोल बनाओगे ना, इस तरीके का, कि यहां पर आपने कोई नॉर्थ पोल लिया है, यहां पे आपने साउथ पोल लिया है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से डिस्टेंस आपने x ले ली। ठीक है, सेंटर से आपने ये डिस्टेंस x लिया और x डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो यही चीज आएगी।
ठीक है, तो आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जाती है μ0/4 तो आपको यह पता चलेगा कि शो, अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसे आता है, शो दैट मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप कैन वर्क एज ए या कैन एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल। तो आपको ये जो प्रूफ है ये यहां से स्टार्ट करना है विद दिस डायग्राम, और आपको ये आगे से चलते जाना है, यहां तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचने के बाद आपको ये एनालॉगी बिल्कुल अच्छे से एज इट इज लिखनी है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स में आता है ये ज्यादा से ज्यादा, और यहां पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए हो गया सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो होगा हमारा, देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो आपके पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, कहां पे होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? अब आप कहोगे ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर होता है। जी बिल्कुल, एटम के अंदर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो अपनी ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। और कहीं पर भी जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी स्पीड से या किसी फिक्स टाइम पीरियड से, तो आपको पता है वहां पर एक स्मॉल, चाहे कितनी छोटी हो, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगी। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एक सर्कुलर राउंड में अगर चल रही है या फ्लो हो रही है, तो आप वहां पे उसको, उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को आप सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मान सकते हो। जब वो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मान सकते हो, तो उसका भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा, आप देखो, आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो यहां पर इसमें इस एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा हो, ठीक है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा हो सकता है। तो जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कुछ ना कोई करंट फ्लो होगी, तो उस करंट फ्लो जो हो रही है ना, उसी को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है ऑर्बिट के अंदर, जब फ्लो हो रहा है, तो यहां पर ये एक इसकी रेडियस के साथ फ्लो हो रहा होगा, किसी रेडियस के अंदर फ्लो हो रहा होगा। ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की कोई रेडियस होगी, तो ये रेडियस आर है। तो रेडियस अगर है तो इसका कोई एरिया भी होगा। बिल्कुल, जो कुछ भी होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको पता है क्या लिखोगे, V नो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आपके पास m इज इक्वल्स टू I इंटू ए। I इंटू ए, I इक्वल्स टू क्या है, ये इक्वेशन नंबर आप यहां पर 1 लगा लो। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो यहां पर आपको लिखना है करंट, करंट होती है आपके पास, ये लिखने में दिक्कत आ रही है आज, यस, करंट आपके पास क्या होती है, करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या है, वो तो E के इक्वल है, और टाइम पे Q इक्वल्स टू आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और T क्या है, T होता है यहां पर आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा, और डिस्टेंस मान लो ये यहां पर पूरा कंप्लीट इसके साथ चक्कर लगा रहा है, तो 2πr अपॉन वेलोसिटी, आपकी जो स्पीड है वो आ जाएगी। तो ये हो गया। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू आप लिख सकते हो यहां से, ये हो गया
E अपॉन 2 पाई R ओवर V। तो यहां से I इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया करंट की वैल्यू EV अपॉन 2 पाई R, ये वैल्यू आ गई। अब इस करंट को आप यहां पे रख दो और जो आपके पास एरिया है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रख लो, और जो एरिया है वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आप 3 कर दो इसको। इक्वेशन नंबर बनाने से क्या थोड़ा रिमेंबर करने में, मेमोराइज करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो m इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास EV अपॉन 2 पाई R इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल गया, R से एक पावर कैंसिल आउट, इस R से ये पावर कैंसिल आउट, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट। तो आपके पास अब m की वैल्यू ये बचेगी, m इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2। सिंपल, कितना आसान हो गया, कितना हमने बीच में इतनी उठापटक करी है, कितनी लड़ाइयां करी है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये इतना स्वीट सा आंसर बचा है। अब हम यहां पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा हमें इस इक्वेशन को। यहां पर क्या हमने ये किया, m से यहां पे मल्टीप्लाई किया और m से यहां पे मल्टीप्लाई किया। ये सब चीजें सारी लाइव देखने के लिए होती है, मतलब लाइव मतलब यहाँ पे जो मैं कर रहा हूं वो सारा देखने का होता है इस जगह पे। तो आपको पता चलेगा m इज इक्वल्स टू ई इंटू एम वी आर अपॉन 2m। अब m को m से कैंसिल आउट मत कर देना, वरना तो हम यहीं पर चक्कर लगाते हुए रह जाएंगे। लेकिन यहां पर एक नई टर्म बन गई, क्या, एम वी आर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, L, L फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ना, तो एमवीआर उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, L, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास m इज इक्वल्स टू आ गया E इंटू एल अपॉन 2m। इसको यहां से ध्यान में रखना, आगे लिखने वाला हूं मैं। m इज इक्वल्स टू क्या आ गया, E L अपॉन 2m, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो L है ये मैं इस m के नीचे ले आता हूं, E अपॉन 2 इंटू m। अब आप यहां पे देखो, ये जो रेशियो बन गया ना m अपॉन l का, इसको आप इक्वेशन नंबर एक बार 4 रख लो, क्योंकि ये फिर काम आएगी हमारे पास, ठीक है। इसलिए इसको तो रख लो। हमारे पास m अपॉन l हो गया, ये m अपॉन l, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g से, और ये हो गया E अपॉन 2m। इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब कोई गायरोमैग्नेटिक बोलता है, कोई जैरोमैग्नेटिक बोलता है, लेकिन ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो है। और इसकी वैल्यू फिक्स है। क्यों है फिक्स, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁹। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसकी वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये कुलाम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक फिक्स वैल्यू आएगी इसकी, और ये जो इसकी फिक्स वैल्यू है, ये है 8.8 इंटू 10⁻10 कुलाम पर केजी। तो ये हो गया आपके पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू। और आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपका ये आ गया सिंपल, ये आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, और वैल्यू इसकी आपके सामने ये आ गई, ठीक है, ये है। अब हमारे पास क्या है, हम जिस चीज के लिए रवाना हुए थे, जिस चीज के लिए हमने अपना डेरिवेशन स्टार्ट किया था, वो तो हमने किया ही नहीं। हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो आपने देखा नहीं,
हमें तो बीच में गायरोमैग्नेटिक रेशियो मिल गया, तो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो कैलकुलेट करना ही है। तो आप यहां पे लिख सकते हो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये है m इज इक्वल्स टू ई एल अपॉन 2m, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट जो है वो क्या कहता है आपको, वो कहता है L जो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू होती है NH अपॉन 2 पाई, यानी H अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होती है, और जो इंटीजर वो उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, n की वैल्यू। तो यहां पर आप ये रखोगे तो ये वैल्यू आप ऊपर रखो, तो आपके पास यहां पर m इज इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू एन एच अपॉन 2m इंटू 2 पाई। तो आप इसको अगेन इसको लिख सकते हो E इंटू एन एच अपॉन 4 पाई m, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई, H प्लैंक कांस्टेंट फिक्स है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, N एक थोड़ा सा चेंज होता है, वो भी ऑर्बिट के साथ साथ चेंज होता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फिक्स है, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 फिक्स है। तो यहां पर आप फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1, तो m के लिए वैल्यू हो जाएगी E इंटू एच अपॉन 4 पाई m, और ये वैल्यू आप यहां से इसको इजी वे में लिख सकते हो, ये m इक्वल्स टू ई एच अपॉन 4 पाई m, और इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि यहां पर भी सब कुछ कांस्टेंट ही है। तो ये कांस्टेंट आप अगले हम यहां पर इसकी वैल्यूज रखना, इसको लर्न करना, ई एच अपॉन 4 पाई m। तो हमारे पास यहां पर जो m की वैल्यू है वो आ गई ई एच अपॉन 4 पाई m, तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, H इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। जब आप इसको जब सॉल्व करोगे यहां पर, तो भी एक आपके पास फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो होगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसे आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में एक करंट की तरह काम करता है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की तरह काम करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन आपके पास एक करंट फ्लो की तरह काम करता है, और जो ये करंट फ्लो की तरह काम कर रहा है वो आपको क्या बता रहा है, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताएगा, और ये एक करंट कैरिंग लूप की तरह बताएगा, ठीक है। तो आपके पास यहां पर इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो हो गया, जिसका डेरिवेशन भी आ गया, वैल्यूज भी आ गई, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या इसको जो इलेक्ट्रॉन का जो आपने कैलकुलेट किया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको बोर मैग्नेटॉन भी बोला जाता है, इसको एक और क्या नाम है, बोर मैग्नेटॉन भी इसका नाम है, ठीक है। तो ये बोर मैग्नेटॉन के नाम से भी आ सकता है, और ये एक आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसके नाम से भी आ सकता है। तो इन दोनों को ही आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, याद करना है, और हम इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होना है। देखो आगे है हमारे पास इसमें एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। ये जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है। देखो
यहां पर हमारे पास जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, जैसे बायो-सावर्ट्स लॉ नहीं होता क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो सेम उसी तरीके से हमारे पास यहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट वैल्यूज को, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। कौन? एम्पियर सर्कुलर लॉ। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या करता है, कुछ कॉम्प्लेक्स जो डिजाइंस होती है जहां पे हमें बायो-सावर्ट्स लॉ से हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू तो वहां से मिल जाएगी, लेकिन बायो-सावर्ट्स लॉ के कारण हम वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आने लगेगी। तो हमें वहां पर अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से अगर हम काम में लेते हैं, इसको अगर यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, डेरिवेशंस के लिए, तो ये वहां पर हमें काफी आसानी से बता देता है। ये इसमें बहुत, इसको यूज करना बहुत आसान है, इसलिए एम्पियर सर्कुलर लॉ हम यहां पर स्टडी करते हैं। होता किसके लिए है ये हम बात करते हैं। जस्ट यू थिंक अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ किस तरीके से होता है, क्या क्या काम के लिए होता है, ये आपको देखना है। गॉस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए है। क्लोज्ड सरफेस, या कोई भी जो चार्ज है ना, जैसे ये आपके पास कोई एक चार्ज है जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, तो इस सरफेस से आउटगोइंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ है फॉर एनक्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए है ये, ठीक है, जो किसी चार्ज को क्लोज करता है, चार्ज को एनक्लोज करता है, उस सरफेस के लिए है। कौन? गॉस लॉ। सिमिलरली उसी तरीके से हमारे पास यहां पर यह सर्कुलर लॉ, जो क्लोज सरफेस के लिए नहीं होगा, ये क्लोज लूप के लिए होगा, जस्ट लाइक क्लोज लाइन के लिए होगा ये। जैसे यहां पर आप इस तरीके से समझो कि आपके पास कोई एक ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अराउंड में, इसके आसपास में ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखेगा। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेगा। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो होगा बी। अगर हम यहां पर एक छोटा सा लूप मान ले, छोटा सा, इस लूप का कोई छोटा सा पार्ट मान ले, तो ये बी इंटू डीएल हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि भाई जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के अलोंग, जो सर ये आपका लीनियर वायर है, ये एक करंट पास हो रही है यहां से, तो यहां से एक करंट पास हो रही है, और इसके अराउंड आपने एक कोई लूप बना दिया, ये क्लोज लूप बना दिया। इस लूप के अलोंग, इस लूप के साथ साथ, ओके, इस लूप के साथ साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, इसमें से जितनी करंट्स पास करेगी उसका म्यू नॉट टाइम्स होगी। कहने का मतलब यह है कि आपके पास इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ पूरे लूप को कैसे कंसीडर करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएल, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ साथ ही होना चाहिए, और साथ साथ होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको यहां पर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा जो कि कॉस थीटा आएगा। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, वो इसको एक थोड़ा सा, इसको थोड़ा चेंज करके बताया है, थोड़ा तोड़ मरोड़ करके बताया, इस तरीके से मान लो आप, ठीक है। लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड तरीके से थोड़ा सा लिखने के हिसाब से कैसे बताएं, तो आप इसको लिख सकते हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is mu naught times of current flowing through it. Okay, line integral of magnetic field for a closed loop is mu naught times of current flowing through it. mu naught times of current, ठीक है। इस लूप के अराउंड
ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो आप वहां पर कोई भी एक क्लोज लूप कंसिडर कर लो, उस लूप के अराउंड उसका लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी, लाइन इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करता है, जैसे कि आपने उसका एक कोई लाइन का छोटा सा पार्ट लिया और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और जितने भी छोटे छोटे लाइन सेगमेंट है उनको सबको आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो, तो आपके पास एम्पियर सर्किट लॉ का लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। जैसे आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया था वहां पे, तो फ्लक्स के लिए आपने लिखा था फ्लक्स E डॉट ds, तो ds क्या था, एरिया था। इस पूरे अगर मान लो ये स्फेयर बनता है तो इसका एरिया हो जाता है, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी कौन सा cos थीटा, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, मतलब इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे थे, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहां पे क्लोज लूप का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका जितनी भी ये जो करंट्स है जो इस लूप के थ्रू फ्लो हो रही है उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स होगा। अब यहां पर जो मेरे पास ये जो मैंने लूप बनाया है, इस लूप के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही थी, इस लूप के थ्रू आपके पास केवल एक करंट फ्लो हो रही थी, तो ये म्यू नॉट टाइम्स आई हो गया। अगर इसी के लिए ये लूप के अंदर n नंबर ऑफ करंट्स फ्लो हो रही हो, अगर इस तरीके से n नंबर ऑफ करंट्स फ्लो हो रही है यहां से, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यही जो आपके पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये बन जाएगा B डॉट dl इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I फॉर n नंबर ऑफ करंट्स, n नंबर ऑफ करंट्स के लिए ये आ जाएगा, और ये आपका सिंगल एक करंट के लिए है, इतनी सी बात है। अब आपको जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया वो स्टेटमेंट प्लस ये डायग्राम और ये फॉर्मूला, तीनों चीज लिखनी होगी जब आपको एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन पूछी जाए उस कंडीशन में। फॉर्मूला लिखना तो मस्ट है, डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरा एकदम बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे फिर, ठीक है, वहां पे फिर कटने के चांस खत्म हो जाते हैं। क्यों ना हम इसके अब एक कोर्स आगे की बात करें। इसके आगे की बात यह है कि आप ये समझो यहां पर कि जो आपका एम्पियर सर्किटल है इसकी एप्लीकेशन भी होगी कोई, जो इसकी एप्लीकेशन है वो होगी सोलेनॉइड, जो इसकी एप्लीकेशन है वो होगी एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सोलेनॉइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। पहले तो यहां पर दो एप्लीकेशन होती थी, एक होता था सोलेनॉइड और एक होता था टोरॉइड। तो टोरॉइड तो आपके सिलेबस से हटा दिया, अभी आपके पास सिर्फ सोलेनॉइड है इसकी एप्लीकेशन में, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड देखो ये आपके पास बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ये आपके पास पेन होता है ना, ये पेन है आपके पास, इस पेन के ऊपर आप क्या करो, जो कॉपर वायर होता है ना उस कॉपर वायर को आप यहां पर इसके राउंड लपेटते जाओ, इसके वाइंडिंग्स कर दो, और यहां से लेकर उसके पास पास से ऐसे चलाते हुए आप यहां से लेकर यहां तक ले आओ, तो आपके सामने एक पूरा प्रॉपर सोलेनॉइड बनेगा, ठीक है। सोलेनॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सोलेनॉइड काम क्या आता है, एक यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस which is used to produce strong and uniform magnetic field in a region, किसी भी रीजन के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आता है सोलेनॉइड। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती है वहां पर उनमें काम आ सकता है, और कहीं पर जहां पे हाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ती है वहां पे काम आ सकता है। बड़े बड़े जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं उनको बनाने के लिए हम सोलेनॉइड के अंदर रख सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम सोलेनॉइड को काम में ले सकते हैं, बहुत सारी यूजेस है। होता कैसे है वो आप इसको थोड़ा मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूं, देखो इस तरीके से होता है, ये आप देखो, ये है ना, ऐसी स्ट्रक्चर है कि आपने एक जगह से
आपने स्टार्ट किया और फिर आप इसमें जो कॉपर वायर है इसको लपेटते, कोई भी कंडक्टिंग वायर चलेगा, कॉपर है, आयरन है या एल्यूमिनियम है, कोई भी वायर हो चलेगा, लेकिन कॉपर हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है और थोड़ा चीप भी मिल जाता है कंपेयर टू सिल्वर, जो चांदी होती है उसके कंपैरिजन में, वरना चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका सोलेनोइड की स्ट्रक्चर है, जो आप पेन के अराउंड आप एक कोई भी कॉपर वायर लपेट कर कोई भी बना सकते हो, बहुत इजीली बन सकता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, और ये आपके सामने इसको लपेटी हुई जो स्ट्रक्चर वो इस तरीके से है, इसके बीच का नीचे का जो पेन है या जो सपोर्ट है, जो बेस है, उसको आपने अगर निकाल लिया तो फिर ये इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको यहां पर नजर आएगी। इसके अंदर आप एक चीज ये देख सकते हो, यहां पर जो करंट है, जैसे एक साइड से करंट एंटर करेगी, ठीक है, एक साइड से करंट एंटर करेगी, वो करंट पीछे की तरफ जाके फिर आगे से आते हुए ऐसे फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जाके ऊपर ऐसे आते हुए घूम के, मतलब ये करंट यहां से इस तरीके से चलते हुए यहां से एंटर करेगी और इस तरीके से चलते हुए चलते हुए चलते हुए ऐसे करते करते फिर आगे, फिर आउटर साइड से बाहर आके निकल जाएगी इस तरीके से। करंट फ्लो होने के लिए हमें बैटरी लगानी ही पड़ेगी, कोई अलग से हमें कोई सोर्स लगाना ही पड़ेगा, बिना सोर्स के कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल है ही, आपको पता है, ऐसा मस्ट है। तो ये आपका इस तरीके से यहां पर करंट फ्लो होती है। जैसे आपने यहां पर ये बैटरी लगाई हुई है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहां से ये करंट, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं हम, यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात नहीं कर रहे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो जो हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मानते हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यहां से करंट जाएगी, यहां से जाएगी और यहां से आउटर से अंदर जा रही है इधर से करंट, फिर यहां पर नीचे जा रही है यहां से होते हुए, फिर वापस आते हुए ऐसे बाहर आ रही है, फिर यहां से जाते हुए अंदर जाके नीचे से होते हुए ऐसे, फिर ऐसे बाहर आ रही है। यह आपका सोलेनोइड के कारण फ्लो होने वाली करंट है। अब यहां पर आप ये देखो, जो सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि सोलेनोइड भी तो एक तरीके का करंट कैरिंग लूप की तरह ही है, बहुत सारे लूप है, बहुत सारे लूप एक के बाद एक रखे हुए हैं, तो यहां पर भी कोई एक पोल है जो नॉर्थ पोल बनेगा, कोई एक पोल है जो साउथ पोल बनेगा। तो नॉर्थ और साउथ फाइंड करने का तरीका क्या है, इजी मेथड क्या है, तो इसका इजी मेथड यह है कि जैसे आपके पास जो करंट है वो किसी एक साइड से अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, ऐसे चलेगी। जैसे यहां पर पहले अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इस तरीके से, है ना, घूमते हुए हेलिक्स शेप में ये हो रहा है सारा काम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, जिधर करंट फ्लो हो रही हो, जिधर करंट मूव कर रही है, जैसे यहां से अगर हम बात करें तो हमारे जो वायर के इस साइड से अंदर की तरफ करंट जा रही है, ठीक है, इस साइड से करंट अंदर की तरफ करंट जा रही है, तो यहां पर आपके सामने जो आपका थंब वाली डायरेक्शन होगी ना, इस तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, इस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और जो रिमेनिंग साइड है वहां पे साउथ पोल बन जाएगा। अब आप एक डायपोल से देखो, डायपोल की भी अगर आप बात करोगे तो डायपोल के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर जाती है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, नॉर्थ जिधर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बाहर निकलेगी वो आपको, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करके दी हुई होगी, ड्रॉ करके दी हुई तो आप ऐसे बना दोगे, लेकिन एग्जाम में प्लॉट करके नहीं पूछेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। जैसे अगर मान लो यहां पर, अगर इस डायग्राम की अगर बात आ जाए और आपको ऐसे बोले कि यहां पर ये बैटरी कनेक्टेड है, तो आप बताओ करंट के कारण नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, तो आपको इसकी ये जो शेप बनी हुई है ना, इसको देखकर ही बताना पड़ेगा। तो इसको देखकर तो मुझे ये लग रहा है, या आपको मैं बता देता हूं
कि यहां पर करंट गई और ये पहले अंदर जा रही है, नीचे से अंदर जा रही है, फिर ऊपर से यहां से बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर यहां से बाहर आ रही है ना, ऐसे अंदर जाके फिर बाहर आ रही है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ से बाहर आ रही है ना करंट, तो आप इसको हाथ को ऐसे लगाओगे इसके पीछे से, ऐसे ये पीछे से हाथ आ रहा है, ऊपर से बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो अब ये जो थंब की डायरेक्शन है ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है, जैसे कि इधर हो गई है ना, इधर हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया ऑटोमेटिकली। इधर अगर देखेंगे तो, इधर अगर देखेंगे तो यहां से करंट नीचे जाएगी, फिर पीछे से बाहर आएगी, फिर पीछे से बाहर आएगी। तो यहां पर भी इस तरफ नॉर्थ होगा और यहां पे साउथ होगा। सिंपल सी बात है, आपको ये आना चाहिए नॉर्थ और साउथ पोल फाइंड आउट करना, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल एक एक, अगर यहां पर हम टर्न की अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कैसे बनती है, तो देखो हम केवल इसमें से किसी एक टर्न की बात कर लेते हैं, इसमें से किसी एक टर्न की बात कर ले, इस टर्न की मान लो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो टर्न है इसमें यहां से करंट अंदर से अंदर की तरफ जा रही है, इस तरीके से जा रही है करंट, और यहां से करंट आ रही है बाहर। आउटवर्ड डायरेक्शन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ना, ये करंट की डायरेक्शन है जो मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इस सिंगल वायर के, या आप इधर वाले भी भूल जाओ और इधर वाले भी भूल जाओ, केवल एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेगी, ऊपर यहां पे ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, फिर यहां पर भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो देखो ये एक वायर है जहां से करंट इन जा रही है, ये दूसरा वायर है जहां से करंट इन जा रही है, ये तीसरा वायर जहां से करंट इन जा रही है, ठीक है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग। आप कहोगे कैसे, करंट स्ट्रेट वायर की तरह छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, तो करंट अंदर गई तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना, ठीक है। फिर यहां पर करंट अंदर गई और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना इस डायरेक्शन से, करंट अंदर गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना इस डायरेक्शन से। तो देखो यहां पर इस जगह पर देखो, एक तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तो अंदर की साइड जा रही है और एक आउटवर्ड आ रही है, सॉरी करंट अंदर जा रही है तो एक तो ऊपर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो गए ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। लेकिन यहां पर देखो इस जगह पर इधर है करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जगह पर इधर है, इधर है, तो जितने भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी, तो इसके अंदर की साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सब क्या हो जाएंगी, ऐड होगी, और ऐड होकर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड इस स्ट्रक्चर के कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देगी आपको। और आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करें यहां पर, तो आप ये देखो ये जो आउटवर्ड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके यहां पे कॉर्नर पे तो जीरो होगा, और आउटवर्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होगा। उसका रीजन मैं आपको ये बता देता हूं, देखो जो ये सोलेनॉइड है इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हो, चाहे 100 बनती हो, चाहे 150, चाहे 1000, चाहे 1 लाख, इमेजिनरी है कितनी बना लो चाहे, ठीक है, ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस इनर वाले पार्ट में, इस छोटे से पार्ट में से आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाहर अगर ये घूम के वापस आती है, जैसे ऊपर से वापस आ रही है, इधर से वापस आ रही है, इधर से घूम के वापस जाएगी, पीछे से घूम के इधर आएगी, तो ये जो है ना इसको फैलने के लिए पूरा कंप्लीट एरिया मिल रहा है, लेकिन अंदर चलने के लिए बिल्कुल भी इसको स्पेस नहीं है। तो अंदर की साइड में, यहां की साइड में इसके अंदर क्या होगा, जो फील्ड
लाइन डेंसिटी जो होगी ना, इनकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और आप कह सकते हो वेरी हाई होगी। और यहां पर बाहर जो डेंसिटी है वो वेरी लो होगी। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कम होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होता है। और आइडियल केस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी लो या आइडियल केस में जीरो होता है, और इसके इनसाइड मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, और आइडियल केस में यूनिफॉर्म होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की, सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वो हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो देखो, इसको अगर हमें प्लॉट करना हो तो कैसे करना है, ये देखो आप, है ना, कि जो आपके पास सोलेनोइड है इसको प्लॉट करना हो तो कैसे करना है, ये देखो। सबसे पहले जो अंदर का बेस है ये बना लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने बना लिया बेस। ये अंदर का बेस हो गया। अब इसके ऊपर हमें वाइंडिंग करनी है, तो वाइंडिंग करने में एक साइड से तो बाहर निकलेगा वायर और एक अंदर जाएगा, जैसे इस तरीके से। तो देखो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई यहां से पीछे से गया और फिर बाहर की तरफ आया, फिर नीचे गया, फिर बाहर की तरफ आया, फिर बाहर की तरफ आया, फिर बाहर की तरफ आया, ऐसे कर, ठीक है। ऐसे ही लगेंगे इसके, जो हम इसको लपेटेंगे इसके ऊपर वाइंड करेंगे तो ऐसे ही करेंगे कि यहां से ऐसे करते गए। अब जो करंट फ्लो होगी, अगर यहां से करंट एंटर कर रही है तो इधर से अपवर्ड, पीछे से नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर पीछे से नीचे आएगी, ऊपर करंट इस तरीके से यहां पर सामने सामने ऊपर की तरफ फ्लो होगी, जो पीछे से नीचे की तरफ फ्लो होगी। यहां से करंट बाहर आएगी, यहां से अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से अंदर, यहां से बाहर। इस तरीके से करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लो होगी। जो क्रॉस लिख दिखाया मैंने करंट को इनवर्ट जाने के लिए दिखाया, तो डॉट दिखाया मैंने करंट को आउटवर्ड आने के लिए दिखाया। देखो बार बार बताने इसीलिए पड़ रहा है कि थोड़ा ये क्या है, समझने की काम है, इसलिए। अब हम बात करते हैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। अब सोलेनोइड देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्लॉट करनी है वो तो हमने देख ही लिया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करना भी आ सकता है, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है ये भी आ सकता है। तो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्लॉट करना है वो देखते हैं यहां पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर एक इसका अंदर बेस बना लिया, और अब यहां से देखो ये करंट, ये वायर यहां से शुरू हो रहा है, और यहां से ये वायर इस तरीके से आ रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है नीचे से, इस तरीके से, और ये इसकी कंप्लीट लेंथ है सोलेनोइड की, ठीक है। और यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N हमने ले रखे हैं इसके, ठीक है। और जो करंट है वो यहां से करंट हमने फ्लो करवाई, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यहां से करंट जा रही है, यहां से अंदर जाएगी, फिर यहां से बाहर आएगी, फिर यहां से अंदर जाएगी, ऊपर जाके बाहर आएगी, फिर से यहां से बाहर, फिर नीचे आ जाएगी करंट, ठीक है। और यहां पर येलो में कितने टाइम्स इनसाइड जाएगी करंट ऊपर से, जितने नंबर ऑफ टर्न्स, कितने साइड बाहर आएगी, जितने नंबर ऑफ टर्न्स, सिंपल। अब हम यहां पर इसको एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक क्लोज लूप चाहिए जो इसके
लिए हमारे पास क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो क्लोज लूप कंसिडर करने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, एक लूप कंसिडर कर लिया इसके अंदर, ये एक लूप कंसिडर कर लिया। और हमें यहां पर कंसिडर क्या करना है, लूप तो कंसिडर कर ही लिया, और इस लूप की एजम्पशन क्या होना चाहिए कि इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है एंड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे इसके अंदर, और बाहर जीरो, बाहर बहुत ही कम होता है, वैल्यू इसकी कम होती है कंपेयर टू इनसाइड, तो हमने इसको जीरो मान लिया फॉर आइडियल केस। तो अब देखो, फॉर फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, पूरा लिखना आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स एन आई। यहां पे अब क्या है, एन नंबर ऑफ करंट्स है ना यहां पे, तो मैंने इसको एन आई कंसिडर कर लिया, जितने नंबर ऑफ करंट्स इसके अंदर से जाएगी उतने नंबर ऑफ, ठीक है। ठीक, तो ये जो आपके पास लूप है, इस लूप के चार डिफरेंट पार्ट है। पहला ये पी क्यू आर एस, ये है ना, तो पहला पार्ट है पी क्यू, दूसरा क्यू आर, तीसरा आर एस, चौथा एस पी। ये आपके फोर डिफरेंट इसके पार्ट हो गए। तो अब हम यहां पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट इसको ओपन कर देते हैं, तो आपके सामने आएगा बी डॉट डीएल, कौन सा, पी क्यू, प्लस बी डॉट डीएल क्यू आर, प्लस बी डॉट डीएल आर एस, प्लस बी डॉट डीएल एस पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो आपको पता है, अब इसको ओपन कर देंगे तो यहां से बी डी एल कॉस थीटा पी क्यू प्लस बी डी एल कॉस थीटा क्यू आर प्लस बी डी एल कॉस थीटा आर एस प्लस बी डी एल कॉस थीटा एस पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, सबसे पहला हमारे पास है पी क्यू। पी क्यू के लिए थीटा कितना है, जीरो है, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है इस पी क्यू के लिए। ठीक है, और बी भी है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड भी है इस जगह पर। इसके लिए क्यू आर के लिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया। इस आर एस के लिए कॉस तो सही है, लेकिन यहां पर b इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। यहां के लिए थीटा इज इक्वल्स टू फिर से 90 या 270 दोनों में से कोई भी होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर, और cos 90 की वैल्यू फिर से 0। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। बचेगा कौन, सिर्फ ये फर्स्ट वाली टर्म बचेगी, और वो कितनी बचेगी, ये बचेगी आपके लिए इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये आपके सामने टर्म बच गई सिर्फ। ठीक है, और फिर अपने पास हो गया b तो कांस्टेंट है अंदर, dl का इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन आई। फिर इसके बाद आपको पता है ये l का इंटीग्रेशन कितना, छोटा सा अगर हम पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो सकता है, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स, यहां से इसकी जितनी लेंथ होगी
सोलेनॉइड की उतनी होगी, और वो सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन होने पर, या स्मॉल एल मान लो या कैपिटल एल मान लो, एक ही बात है। तो एल म्यू नॉट एन आई, तो बी इज इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई में। और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है आप बता सकते हो क्या यहां पर? स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ऐसे आप मान सकते हो क्या, स्मॉल एन। और ये स्मॉल एन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना, फॉर सोलेनॉइड एंड फॉर एनी काइंड ऑफ कॉइल्स। तो इतना हमने यहां पर इसके बारे में देखा है आज के लेक्चर में। दो तीन हमने चार छोटे छोटे टॉपिक्स कर लिए सोलेनॉइड, और इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये फाइनल है। ये सोलेनॉइड की देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट होते हैं सोलेनॉइड की, तब तो आपको ये डायग्राम बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, और ये डेरिवेशन करना पूरा कंप्लीट फाइनल तक। और अगर आपको एम्पियर्स लॉ स्टेट करना है, बताना है, तो आपको मैंने यहां पे बताया था, ठीक है। ये रहा, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर्स लॉ इस तरीके से है पूरा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हमने आज डिस्कस किया था यहां पर बोर मैग्नेटॉन या मैग्नेट डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। उसके पहले हमने डिस्कस किया था करंट, सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। उसके पहले हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप, ये हमने प्लॉट की थी। और उसके ऑपोजिट इसके साथ में ये आपको एक सही तरीके से प्लॉट किया हुआ डायग्राम बताया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे के फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और पैरेलल लाइंस 1 एम्पियर, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं। और ऐसे ही अच्छे और नॉलेजेबल वीडियो लाने के लिए 12th क्लास के लिए मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और रिवीजन हम बहुत ही अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।